Hello, class 8th. A very warm welcome to all of you. Today we are going to start with the next lecture of your 8th chapter of biology, and इसमें we are going to deal with first aid. First aid क्या होता है, basics क्या है first aid के, क्यों ज़रूरी है first aid, हर इंसान को क्यों आना चाहिए, क्या importance है उसकी, all those stuff we are going to study in this particular lecture. ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, सिंपल सा छोटा सा लेक्चर है एंड प्लीज़ पे अटेंशन. ओके, फर्स्ट एड. फर्स्ट एड क्या है कि जब कोई भी किसी भी इंसान को कोई चोट लगती है या एक्सीडेंट होता है या कोई पॉइजन का केस होता है या स्नेक बाइट का केस होता है, मतलब कुछ भी एडवर्स हेल्थ कंडीशन अगर आप फेस करते हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग रुक जाए, कोई पेशेंट बहुत पेन में है तो उसका पेन थोड़ा सा पेन में रिलीफ मिल जाए, मतलब जो भी चीज़ हम इमीडिएटली कर रहे हैं उस पेशेंट की जो क्रिटिकल कंडीशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, दैट इज़ नोन एज फर्स्ट एड. मीन्स सबसे पहले हमने जो उसको एड दिया, सबसे पहले जो उसको हेल्प दी है just to stabilize his or her medical condition, that is known as first aid. ठीक है, before we take the person to a hospital or to some doctor. So the immediate, the आपकी बुक में जो डेफिनेशन दे रखी है, the immediate help given to an injured person is called first aid. It is very very essential. It can save the life of the person. डॉक्टर के पास ले जाने से पहले, हॉस्पिटलाइज करने से पहले जो हम इमीडिएटली जो उसको मेडिकल एड दे रहे हैं, दैट इज़ फर्स्ट एड. अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी है, सबको फर्स्ट एड के बेसिक्स आने चाहिए, बिकॉज इट कैन ऑब्वियसली सीवियर केसेस में ना इट कैन ईजिली सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन. बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एड, अगर टाइम से मिल जाए तो ज़िंदगी बच सकती है. तो पहला क्या है कि टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम पेन. जो पर्सन है जो कि इंजर्ड है, सबसे पहले उसके पेन में रिलीफ करने की कोशिश करिए. फ्रैक्चर है तो उसकी थोड़ी सी बॉडी को ऐसे जैसे भी पॉसिबल हो उसको रिलीफ देने की कोशिश करिए, स्पेशली इन केस ऑफ फ्रैक्चर. फ्रैक्चर में लेकिन बोन को ऐसे नहीं करना कि कहीं की कहीं जुड़ जाए. कई लोग, मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while doing these things. देन टू प्रिवेंट एन इंजरी फ्रॉम गेटिंग वर्स. अब कोई चोट लगी है तो उसका ध्यान रखो कि और ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम ना हो जाए, मतलब स्पेशली ब्लीडिंग के केस में कि एक्स्ट्रा ब्लीडिंग ना हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो. एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी तो बंदा वैसे ही द पर्सन विल डाई, है ना, ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस. तो ब्लीडिंग बंद करना बहुत ज़रूरी है कि जैसे कोई भी इंजर्ड पार्ट है उसको हार्ट से ऊपर रखा जाए, उसको थोड़ा बॉडी के लेवल से ऊपर रखें, हार्ट से ऊपर रखें और उसको टाइटली वहाँ पे बांध दें ताकि ब्लड फ्लो थोड़ा सा कंट्रोल हो पाए. देन टू सेव अ लाइफ, स्पेशली इन केस ऑफ पॉइजनिंग. पॉइजनिंग में बहुत जल्दी एक्शन लेना पड़ता है ताकि पॉइजन स्प्रेड ना हो पाए, तो उसके क्या क्या तरीके हैं वो अभी हम आगे पढ़ेंगे. तो ये सब चीज़ों के लिए फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम बात करें कट्स एंड वुंड्स की, जो सबसे सिंपल चीज़ें हैं कि आपको कट लग जाता है, छोटी सी कभी एक्सीडेंट होता है तो छोटी मोटी चोटें जो लगती हैं उनकी हम बात करें कि भाई कट्स एंड वुंड्स में क्या करना चाहिए. तो कट्स एंड वुंड्स में सबसे पहले क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जो वुंड है उसको क्लीन करना है. क्लीन करने का मतलब यह है कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा पानी अवेलेबल हो, कुछ भी हो, मतलब क्लीन क्लॉथ से या कॉटन है तो उससे या एंटीसेप्टिक है तो उससे, मतलब उसको सबसे पहले एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से या वाटर से, अगर कुछ नहीं है तो प्लेन वाटर से, नहीं है तो प्लेन साफ कपड़े से उसको क्लीन करना है वुंड को. ठीक है. क्लीन द स्किन अराउंड इट विथ स्मॉल पैड्स ऑफ कॉटन सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन. आसपास की स्किन को कॉटन पैड्स आते हैं ना छोटे छोटे, उसमें एंटीसेप्टिक में डिप करके उसको क्लीन करना है. अदरवाइज ईयर बड्स जो होती है ना, ईयर बड्स को एंटीसेप्टिक में डिप करके डैब कर करके उसके आसपास की स्किन को क्लीन करते हैं. रगड़ नहीं सकते, इंजर्ड पार्ट है ना, यू कैन नॉट रब इट. तो उसके लिए या तो आप कॉटन पैड्स यूज़ करिए या जो ईयरबड्स होती हैं वो यूज़ करिए. अगर वो भी नहीं है आपके पास तो आपके घर में मंदिर में पूजा होती है ना, जो बत्ती होती है ना जो दीपक के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको भी आप डिप करके एंटीसेप्टिक में यूज़ कर सकते हो. दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑल्टरनेटिव. Then cover the wound with a clean cotton dressing and tie a bandage. It helps to stop bleeding. आप कॉटन ड्रेसिंग कर दीजिए और बैंडेज टाई कर दीजिए टाइटली, और इससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है. और एक तो ब्लीडिंग स्टॉप होगी, दूसरा क्या होगा, एक और काम क्या होगा कि इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा, है ना, क्योंकि हमने क्या किया, वुंड को कवर कर दिया. तो उसमें जो एक्सटर्नल इन्फेक्शन है, जो सराउंडिंग एनवायरनमंट में इन्फेक्शन है, वो उस वुंड में नहीं जाएगा. एंटीसेप्टिक लगा के कवर कर दिया ना, तो इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट हो जाएगा. नहीं तो अगर वुंड में इन्फेक्शन हो जाएगा तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उससे. ठीक है. तो ये कट्स एंड वुंड्स के फर्स्ट एड हो गया. बर्न्स का फर्स्ट एड,
जल जाता है इंसान तो उसका फर्स्ट एड बड़ा क्रिटिकल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत केयरफुली देना चाहिए। अब इसमें बर्न्स की ना 3 डिग्री हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न्स, सेकेंड डिग्री बर्न्स एंड थर्ड डिग्री बर्न्स। तो जो माइनर बर्न्स हैं उनको तो हम फर्स्ट डिग्री बर्न्स बोलते हैं। मीन्स थोड़ा बहुत आपको जल जाता है किचन में काम करते करते, या किसी चीज़ से हाथ लग गया, गरम प्रेस से हाथ लग जाता है हमारा, गरम तवे से हाथ लग जाता है, हम किचन में काम कर रहे हैं, या और किसी चीज़ से माइनर बर्न्स जो होते हैं, तो उसमें क्या होगा, सुपरफिशियल बर्न्स बोलते हैं उनको। उसमें आपकी स्किन में रेडनिंग हो जाती है, इमीडिएटली आपको प्रॉब्लम होती है, रेडनिंग ऑफ स्किन कॉज होती है उससे। आप उसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आप रनिंग वाटर में अपने हाथ को, या बर्नड एरिया जो भी एरिया जिसमें आपको हुई है बर्निंग, उसको रनिंग वाटर के नीचे रखो तो उसको रिलीफ मिल जाता है। आइस क्यूब्स लगा दो, मतलब यू फील रिलीव्ड, उससे उसके ठीक हो जाता है ना, कोई ज़्यादा सीवियर चीज़ नहीं है वो, नो इश्यूज़। लेकिन सीरियस बर्न है, सेकेंड डिग्री बर्न है। सेकेंड डिग्री बर्न वो होते हैं जिसमें कि ना छाला पड़ जाता है, कि बर्निंग हुई और वो छाला, देखा ना इसका आपको, बॉयल्स बन जाते हैं, छाले को बॉयल्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो छाला पड़ जाता है जिसमें कि वाटरी सब्सटेंस, पानी भसा भर जाता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंड डिग्री बर्न। ठीक है। सेकेंड डिग्री बर्न में क्या है कि आपको ना ये ध्यान रखना है कि आपका जो वो बॉयल बन गया है, जो छाला बन गया है, उसको फोड़े ना। कई लोग क्या करते हैं, उसको पंक्चर कर देते हैं, उसमें से वो फ्लूइड निकलता रहता है, फिर उसको मतलब वो मल्टीपल, उसमें भी ना मल्टीपल इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो जो ब्लिस्टर्स हैं या जो बॉयल्स बन गए हैं विच आर फिल्ड विद अ वाटरी सब्सटेंस, दे आर फॉर्म्ड ऑन द स्किन इन द केस ऑफ सेकेंड डिग्री बर्न्स और सीरियस बर्न्स, तो उनको पंक्चर नहीं करना है, बस एंटीसेप्टिक लोशन से क्लीन करके उसको कवर करके रखिए। उसको भी कवर इसलिए करना है, बर्न्स में ना जो ये बर्निंग के केसेस होते हैं, चाहे सीवियर हो या सीरियस बर्न्स हो, सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री, फर्स्ट डिग्री में तो स्किन जो है वो एक्सटर्नली अफेक्ट होती है, आपकी स्किन बर्स्ट नहीं होती है। फर्स्ट डिग्री में मेन चीज़ ये है कि ऊपर ऊपर से रेडिश हो गया, यहाँ जैसे चोट लगी तो यहाँ रेडिश हो गया, आई मीन बर्न हुआ तो यहाँ रेडिश हो जाएगा, उसमें ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं होगी, मतलब अंदर आपकी जो एपिडर्मल लेयर है, जो बाहर की लेयर है स्किन की, वो डैमेज हुई है थोड़ी सी, लेकिन अंदर तक नहीं पहुंची है इफेक्ट। सेकेंड डिग्री में वो सेकेंड वाली लेयर जो है डर्मिस, वो भी डैमेज होती है, थोड़ा सा ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन हो जाती है। तो मेन चीज़ ये है कि इसको क्लीन रखना है, ठीक है, पानी नहीं पड़ने देना, ड्राई रखना है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो इन्फेक्शन है उससे बचा के रखना है। ओके, ये हो गए आपके सेकेंड डिग्री बर्न्स। अब थर्ड डिग्री बर्न्स जो हैं उनको हम बोलते हैं सीवियर बर्न्स। थर्ड डिग्री बर्न्स, इसमें क्या है कि आपकी स्किन डैमेज हुई है, स्किन के साथ जो एपिडर्मिस, डर्मिस, उसके जो अंडरलाइंग टिश्यू हैं, जहाँ पे कि आपकी नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो भी डैमेज हो गई हैं। नाउ यू कैन इमेजिन कि अगर आपकी ब्लड वेसल डैमेज हो गई है तो फिर क्या होगा, कहाँ कहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगी, कहाँ की सप्लाई बंद हो जाएगी, किसी पोर्शन में पूरी ही ब्लड सप्लाई बंद हो गई तो वो पोर्शन तो पैरालाइज हो जाएगा। नर्व्स, अगर नर्व्स वहाँ की डैमेज हो गई हैं तो नर्वस सिस्टम की डिसकंटिन्यूटी हो गई, तो वहाँ पे भी नर्व्स आपके ऑर्डर नहीं दे पाएंगी, तो वो भी उसकी वर्किंग अफेक्ट होगी वेरी सिवियरली। तो थर्ड डिग्री बर्न्स बहुत सिवियर है। मतलब थर्ड डिग्री बर्न्स में क्या है कि एक तो सुपरफिशियल डैमेज है, जो स्किन और जो फिजिकल डैमेज है, सुपरफिशियल इन द सेंस, सॉरी सुपरफिशियल नहीं बोलना चाहिए मुझे, फिजिकल डैमेज जो है कि आपकी जो चोट लगी है तो वो एरिया तो है ही, वहाँ तो पेन हो ही रहा है, वहाँ घाव हो रहा है, इंजरी हो रही है, उसको तो क्योर करना ही है। उसके अलावा उसके साथ जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, कि वो स्प्रेड ना हो जाए, फिर नर्व्स अफेक्ट हो गए, ब्लड वेसल्स अफेक्ट हो गए, उसको डील करना बड़ा मुश्किल होता है, और वहाँ पे इन्फेक्शन प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। स्टेराइल ड्रेसिंग, स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन करना उस पेशेंट के आसपास बहुत बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि नहीं तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी स्प्रेड होता है ऐसे केसेस में। तो थर्ड डिग्री बर्न्स जो हैं इसमें अंडरलाइंग मसल्स एंड ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो जाती हैं। इसके लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, फटाफट डॉक्टर को लेके जाओ। और उसमें अगर कोई बंदा जैसे जला है, उसकी ऑब्वियसली इसके जो क्लोथ्स है ना वो स्किन पे चिपक जाएंगे, उनको आप रिमूव मत करिए, एज इट इज़ उस बंदे को डॉक्टर के पास ले जाइए, उसके पास पानी डाल दीजिए ताकि वो जो बर्निंग है वो रुक जाए थोड़ी सी, और डॉक्टर के पास लेके जाइए। कवर द बर्न्स विद अ ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग एंड डू नॉट कीप द बर्न्ड एरिया अंडर कोल्ड वाटर। मतलब ऐसे नहीं कि आपने पानी डालते रहे और डालना शुरू कर दिया, उसको फटाफट डॉक्टर के पास लेके जाइए, क्योंकि अंडरलाइंग टिश्यूज डैमेज हो चुके हैं, तो हमें नहीं पता अंदर क्या क्या इश्यूज होते हैं ना।
क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। टिश्यू डैमेज हो गया है तो आपको लेके जाना फटाफट डॉक्टर के पास। अच्छा, बर्न्ड एरिया, अब ये नेक्स्ट है बर्न्स कॉज्ड बाय केमिकल्स। अगर केमिकल से बर्निंग हुई है, जैसे एसिड गिर गया आपके ऊपर या और कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, वो भी रैशेस कॉज करेगा। तो अगर कोई केमिकल से बर्निंग हुई है तो आपको सबसे पहले ये करना है कि बहुत सारे पानी से उस एरिया को वॉश करना है, ताकि वो हमारा इस चीज़ को करने का एम क्या है कि वो जो केमिकल है ना वो रिमूव हो जाए वहाँ से। और फिर आप उसकी फर्स्ट एड दे दीजिए, स्टेराइल ड्रेसिंग कर दीजिए एंड इट विल बी ओके। फिर डॉक्टर के पास लेके जाइए। नेक्स्ट इज ब्रूजेस। ब्रूजेस क्या होते हैं कि हम चोट लग जाती है ना, जो हमें, हम गिर जाते हैं या हमें किसी चीज़ से टकरा गए तो हमारी नील पड़ जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्लू ब्लैक ब्रूजेस हो जाते हैं, या लड़ाई झगड़े में हो जाते हैं ना, चोट लगती है, मार पड़ती है, तो वो सब चीज़ें होती है। तो दीज इंजरीज अकर अंडर द स्किन, द एरिया बिकम्स ब्लू ब्लैक। ब्लू ब्लैक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ की भी ब्लड वेसल्स जो माइनर है वो रप्चर हो जाती हैं, उस वजह से वो एरिया, वहाँ ब्लड स्प्रेड हो जाता है ना, क्लॉटिंग हो जाती है, तो वो ब्लू ब्लैक दिखता है। तो द एरिया बिकम्स ब्लू ब्लैक, ये इंजरीज अंडर द स्किन होती हैं, ब्लू ब्लैक हो जाता है एरिया। आइस पैक्स लगाना चाहिए, ठंडा पानी से इसको ट्रीट करना चाहिए ताकि वो ब्लू ब्लैक एरिया थोड़ा कम हो जाए। और स्वेलिंग है, स्वेलिंग भी थोड़ी सबसाइड हो जाएगी उससे। और थोड़ा सा आप कोई एंटी एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हो या कुछ कर सकते हो जिससे कि थोड़ा सा पेन रिलीव हो जाए। बाकी तो उसमें इतनी कोई इश्यूज नहीं होते हैं। देन फ्रैक्चर, अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया है तो क्या करना है? बड़ी बहुत ध्यान से, बड़ी कॉमन चीज़ है ये, बहुत ध्यान रखना है कि फ्रैक्चर हो गया तो किसी के साथ फर्स्ट एड कैसे देनी है। सबसे पहले उस बंदे को कंफर्टेबली लिटा दो, और जिस जगह में फ्रैक्चर हुआ है वहाँ के कपड़ों को हटा दो, लूज़ कर दो। और उसको अगर हाथ पे फ्रैक्चर है, पैर में फ्रैक्चर है, जहाँ भी फ्रैक्चर है ना, उसको आप मूव मत करिए, उस पार्ट को मूव मत करिए। जितना कम मूवमेंट हो उस पार्ट का उतना अच्छा है, नहीं तो बोन्स और ज़्यादा इधर उधर हो जाएंगी और डॉक्टर को उसको फिक्स करने में बड़ी दिक्कत होगी। और कई बार क्या होता है, फ्रेश इंजरी होती है, उतना बड़ा अगर फ्रैक्चर नहीं है तो बोन्स फटाफट खुद ही जॉइन हो जाते हैं, जब तक आप डॉक्टर के पास लेके गए तब की तक वो कहीं की कहीं जॉइन ना हो जाए, तो वो और ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो इसीलिए जो अफेक्टेड एरिया है, अफेक्टेड पार्ट है जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ, उसको मूव नहीं करना चाहिए, मिनिमल मूवमेंट होना चाहिए उसका, इनफैक्ट करना ही नहीं चाहिए। और फ्रैक्चर जब हाथ में हो तो मेक अ स्लिंग ऑफ क्लॉथ और बैंडेज, ये जैसे दिखा रखा है ना, ये स्लिंग बना रखी है, इस बच्चे के गले में डाल दिया ये बच्चे तो शैतान होते ही हैं, तो ऐसे स्लिंग बना के ताकि इसके हैंड को सपोर्ट मिल जाए, और बंदे को फटाफट डॉक्टर के पास लेके जाइए। अपने आप ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देन फेंटिंग और अनकॉन्शियसनेस, अगर कोई बंदा फेंट हो गया है, अनकॉन्शियस हो गया है, तो एक तो आप ये देखिए कि किस वजह से फेंट हुआ है, ट्राई टू जज कि अगर ओपन एरिया में है तो फिर तो उसकी कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, कहीं रूम में है तो फिर देखना है कि हाँ उसको फ्रेश एयर मिले, एरेशन हो, उसके आसपास भीड़ ना हो, उसको ओपन एरिया में ले जाइए, उसके कपड़े लूज़ करने की कोशिश करिए, स्पेशली द शर्ट के जो बटन्स होते हैं, या ट्राउज़र है तो ट्राउज़र के बटन्स, ताकि वो जो ब्रीदिंग है उसकी थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाए। ओपन, अगर अंदर है तो ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज़ टू अलाउ फ्रेश एयर इन टू द रूम एंड स्प्रिंकल सम वाटर इनटू द फेस ऑफ द पर्सन। ये सब आपने मूवीज में देखा होगा, पानी छिड़कते हैं, जग जाता है बंदा, बेहोशी से आ जाता है, वापस आता है, तो पानी थोड़ा सा छिड़कते हैं, ऐसे नहीं कि पूरा मग भर के डाल दिया उसके ऊपर। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, फेंटिंग और अनकॉन्शियसनेस, है ना। देन पॉइजनिंग, पॉइजनिंग का अगर पेशेंट है, पॉइजनिंग आपको पता है कि हाँ इसको जो प्रॉब्लम हो रही है वो पॉइजन कंज्यूम कर लिया इसने, या इसको किसी ने पॉइजन दे दिया है, सबसे पहले उसको बहुत ज़्यादा ना नमक वाला पानी पिलाते हैं, ताकि उसको वोमिटिंग हो, वोमिटिंग होने से उसके सिस्टम में जो पॉइजन गया है, क्योंकि पॉइजन क्या है, ओरल रूट के थ्रू गया, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में गया है ना, डाइजेशन के लिए गया ना, स्टमक में जा रहा है पॉइजन, तो उसको निकाल सकते हैं हम आराम से बाहर, तो उसको वोमिटिंग इंड्यूस करवाते हैं, फिर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि वो पॉइजन कहीं और स्प्रेड ना हो जाए, कहीं वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बाकी बॉडी में स्प्रेड ना हो जाए, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन देते हैं ताकि वोमिटिंग हो उसको, ठीक है। देन स्नेक बाइट, स्नेक बाइट में क्या करना है कि जैसे आपने ये भी मूवीज में देखा होगा कि कहीं सांप काट जाता है किसी को, तो फटाफट से उस एरिया को वो लोग सक करते हैं और उसमें ब्लड निकाल देते हैं। तो वो सक करना तो खैर बहुत प्रैक्टिस वाले जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनको करना चाहिए। आपको, आपके सामने स्नेक बाइट का पेशेंट है तो आपको कोई आइडिया नहीं है तो आपको सक नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके अंदर चला जाएगा पॉइजन। तो आप सबसे पहले क्या करें कि उसके वूंड को ही आसपास से स्क्वीज करने की कोशिश करें कि उसमें जो सुपरफिशियली अगर कुछ पॉइजन है तो वो निकल जाए वूंड में से, और फिर उसके ऊपर
टाइटली कोई कपड़ा बांध दीजिए, बैंडेज बांध दीजिए, हैंकी बांध दीजिए, दुपट्टा बांध दीजिए, जो भी कपड़ा हो, ताकि ना वो जो पॉइजन है वो ब्लड के थ्रू बाकी बॉडी में स्प्रेड ना हो। मतलब हम ब्लड वेसल्स को वहाँ पे कंस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि वो पॉइजन जो है जिस एरिया में है उसी एरिया में रहे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्क्वीज आउट सम ब्लड फ्रॉम द वुंड एंड देन टाई अ टाइट बैंडेज और हैंकरचीफ। तो उससे क्या होगा कि इट प्रिवेंट्स द स्प्रेडिंग ऑफ वेनम और पॉइजन इनटू द मेन ब्लड स्ट्रीम। और उस इसमें भी बंदे को ज़्यादा हिलाओ डुलाओ मत, नहीं तो वो मूवमेंट हो जाएगा, पॉइजन का ब्लड का मूवमेंट होगा। एंड उसको एज जितना मोशनलेस आप रख सकते हैं, जितना स्टिल रख सकते हैं उतना अच्छा है। और हार्ट के नीचे रखिए बिटन पार्ट को, हार्ट के ऊपर मत लेके जाइए, लेवल हार्ट के लेवल के नीचे ही रखिए ताकि वो दिमाग में ना जा पाए, है ना, ऊपर ना जा पाए। ओके, स्टिंग्स। स्टिंग क्या होते हैं कि आपको मधुमक्खी ने काट लिया, किसी कीड़े ने काट लिया, बी या वैस्प अगर ने काट लिया है या कोई और इंसेक्ट है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो वूंड दिख रहा है उसमें से अगर स्टिंग दिख रहा है आपको, तो उस कांटे को, जो कि डंक है, जिसको डंक बोलते हैं हम, उस वास्प का स्टिंग को निकाल दीजिए, ट्राई टू पुल इट आउट। और फिर अगर ब्लड आ रहा है तो उसको क्लीन कर लीजिए, और वूंड में से ट्राई करिए कि वूंड में से भी थोड़ा ब्लड निकल सके, अगर आप निकाल सके, क्योंकि ना वूंड तो इतना नहीं होगा, थोड़े से स्नेक इंसेक्ट बाइट से कोई बहुत बड़ा वूंड नहीं होता है, वैस्प और बी से भी। लेकिन आप ट्राई करिए कि वहाँ से थोड़ा सा ब्लड निकल जाए, ताकि जो वो स्टिंग का जो पॉइजन है ना वो लोकली अभी रहे तो वो वापस वहाँ से निकल जाएगा। देन वॉश द एरिया विद सोप एंड कोल्ड वाटर, है ना। सबसे पहले आपने स्टिंग निकाल दिया और ब्लड स्क्वीज किया, फिर उस एरिया को वॉश किया, फिर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दीजिए और उसके ऊपर गॉज लगा दीजिए, एडहेसिव टेप लगा के, मतलब पट्टी बांध दीजिए। देन आइस, अगर स्वेलिंग हो रही है तो उसके आसपास थोड़ी सा आइस पैक लगा दीजिए टू सबसाइड द स्वेलिंग। ओके, नेक्स्ट इज आइज। अगर आपकी आइज में कुछ गिर जाता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आइज को ऐसे मलना शुरू कर देते हैं, रब करना शुरू कर देते हैं। एंड द बेसिक थिंग इज कि वी शुडंट डू इट, क्योंकि आपकी आंख में कोई चीज़ गई है, आपने उसको रब कर दिया, तो रब करने से क्या होगा कि वो इधर उधर आपकी आइज़ में रब हो जाएगी और आपके कॉर्निया में इंजरी होगी, कंजक्टिवा में भी इंजरी हो सकती है, कॉर्निया में भी इंजरी हो सकती है। तो रब नहीं करना चाहिए कभी भी, उसको बस ऐसे डैब करो, डैब करो। हालांकि बहुत जलन होती है जब ये चीज़ें होती हैं, तो इट इज़ वेरी अनकंट्रोलेबल, लेकिन उसको आप प्लीज़ बिल्कुल रब मत करिए, उसको डैब करिए। ट्राई टू ओपन योर आइज एंड स्प्रिंकल सम वाटर, क्लीन वाटर से आइज को वॉश करिए, तो वो, और थोड़ा देर आंख बंद करके बैठो, फिर वॉश करो, कंट्रोल करो, देन अगेन क्लोज योर आइज एंड सिट। तो वो जो आपकी जो भी गई है ना जो चीज़ अंदर, वो बाहर निकल जाएगी साइड से, आपकी आइज के इधर से इट विल मूव आउट। तो बस ये करना, और प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो फिर यू हैव टू गो एंड कंसल्ट एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, या आप एक डॉक्टर के पास जाइए, वो उसको अपनी आंखें दिखाइए। रब नहीं करना है क्योंकि उससे इंजरी हो जाती है। ओके, फीवर इज, अब यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है जो कि मैंने आपको जब सिम्टम्स बताए थे तब बताया था, सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज़ में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझना चाहिए हमें कि फीवर जो है, फीवर अपने आप में कोई बीमारी नहीं, इट इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ अ सिम्टम ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़। कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आया, उसकी उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, उस पैथोजन के अगेंस्ट हमारी WBCs ने लड़ाई की, फाइट कर रहे हैं उस जो फॉरेन एंटीजन है उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं हमारी एंटीबॉडीज़। तो क्या होगा, वहाँ पे ना हीट प्रोड्यूस होती है, जहाँ पे ये फाइट चल रही है, हम लड़ाई करते हैं तो टेम्परेचर राइज हो जाता है ना, हमारा भी और सराउंडिंग्स का भी। तो जब ऐसी WBCs जब फाइट करें, एंटीबॉडीज जब हमारी फाइट करती है, तो सराउंडिंग टेम्परेचर रेज हो जाता है, एंड दैट कॉजेज दी, एक तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है अगर चोट है, वहाँ पे इंजरी है तो, अदरवाइज इंजरी नहीं है, जनरली आप सिक हैं, कोई इन्फेक्शन है, तो क्या होगा कि आपका टोटल बॉडी टेम्परेचर राइज करता है। तो फीवर इज एक्चुअली अ सिम्टम दैट एन इन्फेक्शन हैज पेनिट्रेटेड इनटू योर बॉडी एंड योर एंटीबॉडीज आर फाइटिंग अगेंस्ट इट, ठीक है। So it is not a disease but a common symptom of an infection. It indicates that a person is suffering from some disease. ये बताता है कि आपका अंदर आपकी कोई इन्फेक्शन है जो कि इंक्यूबेट हो रहा है, आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारा, अगर हम सेल्सियस में, सेंटीग्रेड में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्मोमीटर्स में, आपकी जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं जैसे हम टेम्परेचर लेते हैं, उसमें फ़ारेनहाइट में आता है टेम्परेचर। व्हेन देयर इज अ राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, मतलब 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ऊपर चला जाए, तो देन वी कॉल इट अ फीवर।
क्योंकि 98.6 इज ऑलमोस्ट 99, लेकिन अगर 100 हो जाए, 100 प्लस हो जाए, देन इट इज़ फीवर. तो बॉडी बिकम्स हॉट, पल्स रेट इंक्रीजेस. तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए, आराम करिए. ऐसे में जब फीवर हो तो बॉडी को हमें रेस्ट देना चाहिए. हल्का डाइजेस्टिबल फूड खाना चाहिए. टेक लाइट एंड ईजिली डाइजेस्टिबल फूड. क्यों? ताकि हमारा जो सिस्टम है, क्योंकि वीक हो चुका है, हमारी बॉडी फॉरेन एजेंट से फाइटिंग में लगी है, तो हमें क्या करना है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें कम एनर्जी जाएगी. क्योंकि एनर्जी जो है बॉडी की मैक्सिमम वो एंटीजेंस जो फॉरेन इन्फेक्शन है उसको फाइट करने में लगी हुई है. हमारी एंटीबॉडीज उसको फाइट कर रही है, फॉरेन एंटीजेंस को, फॉरेन प्रोटीन से फाइट कर रही हैं. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एनर्जी कम सप्लाई हो रही है इस समय, है ना. बाकी सारे ऑर्गन्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए. तो इसीलिए हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जिसको इजीली उस कम एनर्जी के साथ डाइजेस्ट कर सके. मतलब इजीली डाइजेस्टेबल फूड, हल्का खाना जिसको हम कहते हैं, दलिया खिचड़ी, जो कि बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाए. ऑयली फूड या चिकना खाना या बाज़ार का खाना नहीं खाना चाहिए ऐसे में. देन टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स. और बहुत सारे फ्लूइड्स खाइए, जूस पीजिए. अगर थ्रोट इन्फेक्शन है तो जूस नहीं पीना है, अदरवाइज जूस, सूप, पानी आप पी सकते हैं. खूब सारा ग्लूकोज कंज्यूम कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म में, ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका फ्लो बढ़िया तरीके से बना रहे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट एड. अब क्वेश्चंस देख लेते हैं. आपके जो चैप्टर एंड नहीं, टॉपिक के एंड में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो देखते हैं. फर्स्ट इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड. ये तो आपको पता है, ठीक है. तो आंसर हो गया फर्स्ट एड. नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन इन केस ऑफ कट्स एंड वुंड्स. कौन सा नहीं करना है कट्स एंड वुंड्स के केस में? फर्स्ट इज रिमूव डर्ट फ्रॉम द वुंड, ये तो करना है. क्लीनिंग द वुंड विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, ये भी करना है. कवरिंग द वुंड विद अ क्लीन कॉटन ड्रेसिंग, ये भी करना है. फिर करना क्या है? आइस पैक नहीं लगाना वुंड में, ठीक है. चोट जहां लगी हुई है, घाव जहां हो रहा है, वहां पे बर्फ नहीं लगानी हमें. ओके, यू डोंट हैव टू अप्लाई एन आइस पैक. आइस पैक हम कहाँ लगाते हैं? जब ब्रूज होता है, जबकि चोट खुली नहीं है, अंदरूनी चोट है, स्वेलिंग हो गई, तब हम आइस पैक लगाते हैं. जो घाव है, जहाँ पे आपको चोट लगी है, जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, वहां पे आइस पैक नहीं लगाना है. नेक्स्ट इज, वन सेक, हाँ, वॉट शुड बी डन इन केस ऑफ केमिकल बर्न्स. अगर केमिकल बर्न्स हैं तो क्या करना है हमें? मतलब केमिकल से बर्निंग हुई है किसी एसिड से या किसी भी चीज़ से, तो कवर द बर्नड एरिया विद अ ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग, अप्लाई आइस क्यूब्स ऑन द बर्नड एरिया, वॉश द अफेक्टेड एरिया विद प्लेंटी ऑफ वाटर, कीप द बर्नड एरिया बिलो द लेवल ऑफ द हार्ट. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, wash the affected area with plenty of water, because we want to remove that particular chemical from the burn burnt part. What should be given to a person to induce vomiting? अगर वॉमिटिंग इंड्यूस करनी है तो आपको बहुत सारा नमक वाला पानी पिलाना है बंदे को, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन बनाना है. इट इंड्यूसेस वॉमिटिंग वेरी क्विकली. नेक्स्ट, फिर इन द ब्लैंक्स. अप्लाई डैश एंड डैश टू रिड्यूस ब्लू ब्लैक मार्क्स एंड स्वेलिंग. तो क्या? कोल्ड वाटर एंड आइस पैक. वार्म वाटर नहीं, गर्म पानी से तो और ज़्यादा हो जाएगा एग्रेवेशन. कोल्ड वाटर आइस पैक लगाना है टू रिमूव दिस, क्या, नील ना पड़े, ब्लू ब्लैक मार्क्स ना हो, स्वेलिंग ना हो, उसके लिए हमें कोल्ड वाटर या आइस पैक अप्लाई करना है, ठीक है. नेक्स्ट इज डैश द फ्रैक्चर्ड पार्ट. मूव करना है फ्रैक्चर्ड पार्ट को या मूव नहीं करना है? तो वी शुड नॉट मूव, डू नॉट मूव द फ्रैक्चर्ड पार्ट, नहीं तो कहीं कहीं बोन जुड़ जाएगी और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. इन केस ऑफ अ स्नेक बाइट, कीप द पर्सन स्टिल. अगर स्नेक बाइट है, कोई भी पॉइजनिंग का केस है, तो हमें बंदे को हिलाना डुलाना नहीं है, ताकि वो पॉइजन स्प्रेड ना हो. जितना मूवमेंट होगा उतना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, उतना वो पॉइजन जल्दी से स्प्रेड हो जाएगा. तो वी डोंट वांट टू डू दैट, सो कीप द पर्सन स्टिल. ओके, ये कॉन्सेप्ट मैप दे रखा है, दैट मीन्स योर चैप्टर हैज़ फिनिश्ड. नाउ सिर्फ एक्सरसाइज बची है. कॉन्सेप्ट मैप आप देख लीजिए, इसका एक बार क्लिक कर लीजिए अगर इसकी फ़ोटो, तो क्योंकि ना रिवीजन में बहुत हेल्प करती है. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ना कॉन्सेप्ट मैप की आदत नहीं होती, दे सिंपली अवॉइड इट कि अरे क्या है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. पूरे चैप्टर को आप वन टाइम में रिवाइज कर सकते हो, ठीक है. थोड़ा सा और ऊपर कर देती हूँ मैं जी, आप इसको देख सकते हैं. एंड नाउ वी हैव डन विद द चैप्टर. बस एक इसका लेक्चर है क्या एक्सरसाइज का, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म कर दूंगी. एंड देन आपका ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा. फिर देखते हैं कि क्या करना है हमें, ठीक है. ओके, टेक केयर.